तो यहाँ हम बात करेंगे तुगलक वंश की। देखिए, तुगलक वंश से पहले हम आपका रिवीजन करा दें, क्योंकि रिवीजन कराना भी हमारा ही काम है। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा गद्दी में, और 1290 तक आपका चलता है गुलाम वंश। उसके बाद में 1290 से 1320 तक चलता है आपका खिलजी वंश, खिलजियों का वंश। और उसके बाद में 1320 में आ जाते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक, और 1320 से स्टार्ट हो जाता है आपका तुगलक वंश। ये समझिए बात को, तुगलक वंश आपका 1320 में स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो गद्दी पर बैठ चुके हैं। अब कैसे बैठे, चलो बताते हैं भैया। देखिए, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक, कई सेनापति होते थे कि ये टुकड़ी के सेनापति आप हैं, इसके वो हैं, तो यही सिस्टम होता था। तो गाजी मलिक उनका नाम था, और तुगलक वंश के यही प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी, एक हिंदू जाट महिला थी, और पिता थे एक करोना के तुर्क। कोरोना के तुर्क नहीं, कोरोना तो चाइना का है, करोना के तुर्क थे जो बलबन के दास थे। इनके पिताजी बलबन के दास थे, समझो बात को, गहराई समझो। तो दास थे। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था, और तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। तो समझो बात को, अब राज्यपाल था तो सोचा भैया हमारा सिस्टम बन नहीं रहा है, हम किसी गुलामी नहीं करेंगे। और फिर इसने जो है खुसरो शाह को मारा, और मार मार के खदेड़ दिया, एकदम से मार डाला एकदम से, और उसके बाद गद्दी पर बैठ गया। तो हो गई तुगलक वंश की स्थापना। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था, उसे दीपालपुर का राज्यपाल, और 29 अवसरों पर इसने मंगोल के विरुद्ध आक्रमण किया है। मतलब 29 बार मंगोलों को, उसको बहुत पीटा है मंगोलों को, समझिए बात को। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था किसके समय काल में हुआ था और किसने किया था। चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए बस। और देखिए, 29 बार किसी ने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण किया है, युद्ध किया है, तो आपका कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, और इसीलिए उसे मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, और 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बन गया, और तुगलक वंश की कर दी इसने स्थापना। इसका एक नाम जो था गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी है, तो ये भी याद रखना। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाता है। जितने भी इसके उत्तराधिकारी हुए उसका नाम तुगलक कहा जाने लगा, और ये वंश तुगलक कहलाया जाने लगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूला जाने लगा। समझो बात को, अच्छा आदमी था, मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ 1/5 1/3, समझिए बात। जब 5 किलो अनाज हुआ तो भैया 1 किलो दे दो, और तुम बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही अमीर आदमी हो तो 3 किलो पे 1 किलो अनाज हमें दे दो। सिस्टम समझो, 5 किलो में 1, तुम गरीब हो तब, 3 किलो में 1 किलो दे दो अगर तुम अमीर हो तब। जबकि हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी साहब थे वो क्या करते थे, 50% लेते थे भैया, 50%, आधा दे दो। 10 किलो पैदा हुआ, 5 किलो हमारे घर में भिजवाओ, बस ये सिस्टम था अलाउद्दीन खिलजी का। और आपके मोहम्मद बिन तुगलक का भी यही सिस्टम होगा, अभी आगे देखना, इन्हीं के वंशज हैं, टेंशन न लो। तो आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ भी कर दिया जाता था। सोचो कितना बढ़िया था, भूमि कर को माफ़ कर दिया था। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर मुफ्त जागीरें दी गई थी। मतलब जो राजस्व वसूली होती थी उसमें सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था कि इसमें हिस्सा, हाँ, उसे जागीर दे दी जाती थी। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रचलन में रही। नस्ल और बटाई की प्रथा प्रचलन रही तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि तुगलक के समय मतलब किसके समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही थी, तो तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के समय। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, परंतु कर न देने वालों, सरकारी धन को बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिया जाता। मतलब हाँ, जो भैया हकदार है दंड का उसे दिया जाता था, और नहीं जितने भी कठोर दंड थे अलाउद्दीन खिलजी के समय के बिना मतलबी दे दिए जाते थे वो सारे बंद कर दिए गए थे। देखिए, बरनी के अनुसार जो है तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देख ले। मतलब बरनी कहते हैं कि जो तुगलक शाह थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, उनका न्याय इतना न्याय वाला था
कि उनके सामने भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देख ले। मतलब बेचारे खाना है, भेड़ को चाहता है खाना, लेकिन जानता है न्याय होगा, ये बंदा बहुत तगड़ा न्याय करता है, हमें फांसी पे चढ़ा देगा, तो वो भी भेड़ की ओर नहीं देखता था। कहने का मतलब समझो, बरनी का इशारा समझिए आप बस। और दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए 1325 में आ जाते, 5 साल का शासन पीरियड रहता भैया इनका, गयासुद्दीन तुगलक का। और 1325 में आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहब्बत बिन तुगलक मत पढ़ लेना, मोहम्मद बिन तुगलक है। 1325 से 1351 ईस्वी तक सर्वाधिक विद्वान था, शिक्षित शासक था, खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था और विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। लेकिन बेचारे के साथ दुर्घटना होती रहती, दुर्भाग्यशाली था कह लीजिए। सब चीज़ आता था, प्रॉपर आईएएस की उसने प्रिपरेशन कर ली थी, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाता था। बस मतलब 10 साल से तैयारी किया उसने, इसका लास्ट अटेम्प्ट भी बेकार हो गया और वो आईएएस नहीं बन पाया। यही सिस्टम था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। करता तो बहुत कुछ था, राहुल गांधी वाली दशा समझ लीजिए अब बस, और कुछ नहीं है। कि राहुल गांधी मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत जो है भारत यात्रा ये सब, भारत जोड़ो यात्रा ये सब निकालते हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, सिस्टम उनका सही आता नहीं है। और समझिए बात को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था क्या, दीवान ए अमीर कोही। तो दीवान ए अमीर कोही नाम का विभाग जो है वो कृषि विभाग था। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसने इसकी स्थापना की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए, फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती भी की जाती थी। तो अगर सिस्टम आ जाएगी, फसल चक्र का सिस्टम किसने किया था, मतलब फसल बदल बदल कर बोने का सिस्टम किसने चालू किया था, तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। समझिए, फसल चक्र वाला ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनेगा। 60 वर्ग मील की भूमि पर एक लंबा टुकड़ा कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधारों के लिए किए गए फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर करके विभिन्न तरह की फसलों की खेती की जाती थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली थी, देवगिरी ले जाकर। देखिए, जो पूरी डिटेल वाले वीडियो हैं वो हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एकदम जड़ तक जाना है तो आप जा सकते हैं वो वीडियो देख करके। लेकिन अभी क्या है, हम ये कर रहे हैं आपका घटना चक्र 2023-24 का एडिशन। तो हमें टारगेट करना है यूपीपीएससी, आरओ एपीएस, एससी आरओ जो भी एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो बढ़ी है ना 2000, उसको भी कवर करना है। तो भैया रिवीजन के लिए ये सब वीडियो हैं, लगातार देखते रहिए, तो इससे आपका रिवीजन तगड़े वाला हो जाएगा, कोई आपको पिछाड़ नहीं पाएगा। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब तुम सोचो कि वहाँ जो ये अंटू बंटू संटू वाले जो वीडियो चल रहे हैं 10 मिनट के कि 20 MCQ कर लो, नहीं होने वाला कुछ, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो। बाकी आपकी मर्जी है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ज्ञानी चंद तो भैया बहुत लोग हैं, उसमें हम क्या ही करें। तो फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए, तो उसने दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी जो कि आपका मुंबई साइड में पड़ता है, वहाँ अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली। उसने सोचा कि हम बीच में रहेंगे ना तो सब जगह कवर कर लेंगे, कहीं यहाँ रहते तो वहाँ विद्रोह हो जाता है, इधर रहते हैं तो बीच में रहते हैं चलो। लेकिन मामला क्या हुआ कि इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। जो मतलब इब्न बतूता था वो कहता है कि ऐसा है, सुल्तान ऐसे नहीं गए हैं वहाँ पे, कहाँ पे, दौलताबाद। दिल्ली के नागरिक उन्हें उल्टे सीधे खत लिखते थे, इसी से डर के भाग गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया है। तो देवगिरी को क्या कहा गया, कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया है। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे उन्होंने कुतुबाबाद इसका नाम रखा था, मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद। समझिए बात को, ये चीज़ थोड़ा नोट करके रखिएगा, रफ पेन लेके बैठा करिए भैया, ठीक, तभी सब चीज़ें जो है कवर हो पाएंगी। ऐसे नहीं, ऐसे आप सब चीज़ नहीं कवर कर सकते हैं, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ऐसे सिक्के किसने ढलवाए थे, तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने ढलवाए थे।
ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो है अंटू बंटू वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई भी विभाग हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीएससी हो, वो जो है तगड़े वाले क्वेश्चन बोलेगा। अब ये नहीं बोले शाहजहाँ के पिताजी का नाम क्या था, शाहजहाँ के बेटे का नाम क्या था, अकबर का अनारकली किसके यहाँ नाची थी, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं जो है पूछेगा। सिस्टम यही पूछेगा भैया तगड़े वाले। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ऐसा लिखवाया था। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई, ये ऐसा है दिनार है। इसने सिक्के जारी करवा दिए सोने के, कि मतलब ऐसा है कि जो ये उल्टे सीधे सिक्के चालू हैं कहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमारे बाज़ार में, तो थोड़ा ढंग वाले सिस्टम रहे, कोई कॉपी ना कर पाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि भैया खजाना खाली हो गया। अब इसने कहा इसको क्या करें, तो हम चमड़े के सिक्के लॉन्च करते हैं। अरे बहुत जो है बहुत लोचा वाला इंसान था। बर्नी जो है मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। कौन कौन सी योजना का उल्लेख करता है, देखो दोआब में कर की वृद्धि इसने कर दी थी, मतलब जो दोआब का क्षेत्र था 50% कर दिया। गंगा यमुना का क्षेत्र जो था दोआब क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर मतलब धान और गेहूँ जो होता है, गन्ना बहुत पैदा होता था। कहने का मतलब ये समझो, तो ज़्यादा पैदा होता था। उसने कहा 50% दो बस, 100 किलो अनाज हुआ 1 कुंटल, 50 किलो हमारे यहाँ दे जाओ बस, और ज़्यादा करोगे बहुत पीटेंगे। तो देवगिरी को राजधानी बना लिया, दौलताबाद को इसने कहा राजधानी बनाते हैं भैया। सांकेतिक मुद्रा जारी करना था, तो सांकेतिक मुद्रा जारी का, चमड़े की मुद्रा इसने जारी कर दी, चमड़े की। अब सब क्या हुआ कि सब जो है चमड़े की मुद्रा सब कोई बना सकता है, सबने बना डाली। बहुत सारे नकली सिक्के आ गए। अब उसने सोचा अरे बाप रे, हमने तो खजाना बचाने के लिए किया। फिर इसने जो है खजाने के सिक्के जो है बदलने चालू किए। अब खजाना खाली हो गया, नकली सिक्के भी आ गए। बस सोचो, खुरासान पर आक्रमण कर दिया, कराचील की ओर अभियान कर दिया। ये सब बहुत मतलब इसके गलत डिसीजन थे, दिमागी बहुत था, लेकिन क्या कहते हैं ना, होशियार कौवा, मतलब आगे समझी जाइए। अब उसमें क्या पढ़ाई लिखाई सिस्टम चल रहा है, तो गंदी बात नहीं करते। इब्न बतूता 1333 से 1347 में इन्हीं के समय आया था। तो ये क्वेश्चन बनता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। तो अगर मोरक्को आ जाए मोरक्को लगा देना, नहीं अफ्रीकी यात्री है। या मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में भारत है। देखो इसका कार्यकाल तो भैया 26 साल का था। सोचो, कार्यकाल तगड़ा इसने किया है, लेकिन काम कोई नहीं कर पाया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था कि ऐसा है आप काजी नियुक्त हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम जब तक जिंदा हैं आप काजी रहेंगे। बाद में 1342 में इसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। ठीक, 1342 में चीन में गया। कौन, इब्न बतूता, जो कि एक अफ्रीकी मोरक्को का था, मोरक्को का अफ्रीकी मूल निवासी था। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक की पुस्तक लिखी है। ये क्वेश्चन एक नहीं 1000 बार आ चुका है, ठीक, अलग अलग एग्जामों में। तो ये याद रखना कि इब्न बतूता ने किताब उल रहला नाम की पुस्तक लिखी है। और चलो बताओ कमेंट सेक्शन में कि किताब उल हिंद और किताब उल यामनी के रचनाकार कौन हैं। अलग अलग लेखक हैं फ़िलहाल, ठीक। तो किताब उल यामनी के लेखक बताओ, किताब उल हिंद के भी लेखक को बताओ, दोनों अलग लेखक हैं। तो किताब उल रहला की पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी थी और अपनी यात्रा का विवरण भी प्रस्तुत किया, ठीक। और इसने बताया है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण अगर किसी ने दिया भैया, तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत के द्वारा ही पता चलता है भैया। जो सल्तनत काल था उसमें डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण है वो हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से मिलता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। सोचो, दिल्ली से के सुल्तानों में जितने अब तक सुल्तान हुए ना, बहुत अच्छा आदमी था, ठीक। हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पद पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की, क्योंकि बर्नी क्या था, बहुत ही कट्टर मुसलमान था। समझिए बात को, जो कट्टर होगा वो कहाँ सोचेगा कि हिंदू जो है सुखी चैन से रह पाए, तो वही इसका दिमाग था, बेचारे का उलझा हुआ था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक मोहब्बत कर रहा था राहुल गांधी की तरह, और ये कह रहा था नहीं नहीं हम मोहब्बत करने देंगे नहीं बस। तो बर्नी को इस बात से चिढ़ थी, कैसे तुम जो है हिंदुओं को सपोर्ट कर सकते हो, शासन हमारा चल रहा है, कहने का मतलब समझिए।
तो बरनी क्या करता था, कटु आलोचना करता था और ऐसे व्यक्ति को कहता छिछोरे हो तुम, माली हो तुम, जुलाहा हो, नाई हो, रसोइया हो, मतलब इतनी गालियां देता था बताओ। जैसे आजकल मोदी जी को दी जाती गाली वैसे इन्हें भी मिलती थी। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक बेचारी की मृत्यु हो जाती है। उसके निधन पर बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बताओ कितना निगेटिव कमेंट है। बेचारा एक इंसान तो चला गया है, उसके ऊपर तुम ऐसे कमेंट कर रहे हो, ये गलत बात, दिस इज नॉट फेयर। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए, उसके बाद आता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, देखो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले आए, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, अब फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है सामान्य लोगों की भलाई के लिए उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर का जो सिस्टम बनाया था ना, ठीक, रोजगार दफ्तर, वो फिरोज शाह तुगलक ने खोल कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी या बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ठीक, दीवान ए खैरात मतलब जो गरीब लोग हैं खैरात में उन्हें सब चीज़ दे दो, सिस्टम समझिए। कहते हैं ना खैरात में मिली है क्या, तो वही है कि इसने दफ्तर, रोजगार दफ्तर भी शुरू किया, दीवान ए खैरात भी शुरू किया। ठीक, रोजगार दफ्तर मतलब तुम्हें नौकरी चाहिए तो आओ, बताओ, ये मतलब है। और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन आ सकता है, कई एग्जाम में आया है, तो ये नोट कर लीजिए कि पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल भी खोला था। ठीक, दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल भी खोला, समझिए बात को, और उसमें कुशल हकीम भी रखे। फिरोज शाह तुगलक के दासों का बहुत शौकीन था, मतलब होता नहीं कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का शौकीन है, कोई खाने का शौकीन है, कोई पीने का शौकीन है। पीना मतलब एक ही पीना नहीं होता और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक भी पीना होता है, और कोई घूमने का शौकीन है। तो ये भी था शौकीन दास रखने का कि देख तुम मेरे पैर को दबाओगे इस वाले को, तुम मेरे हाथ को दबाओगे, तुम मेरा सर दबाओगे, मतलब बहुत सारे दास इसे चाहिए होते थे। उसके दासों की संख्या लगभग 1 लाख थी, 1,80,000 पहुँच गई थी, लगभग 2 लाख। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग था, दीवान ए बंदगान, मतलब उनकी भी देखभाल होती थी दीवान ए बंदगान के द्वारा। तो ये सब याद कर लो, बहुत जो ज़्यादातर काम किया भैया फिरोज शाह तुगलक ने, बहुत सारे काम किए। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो की थी वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने की। और कहा जाता है फिरोज, हाँ तो भैया 300 नगरों का निर्माण आपके किसने करवाया था, 300 नगरों का निर्माण आपके फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो फुल वीडियो अगर आपको देखना है फिरोज शाह तुगलक का तो जा करके स्टडी कॉपीएस का जो हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री वाला वीडियो ना, उसमें जाके देखिए, पूरी डिटेल मिलेगी। इनका शादी कब हुआ, शादी ब्याह कब हुआ, बच्चे कब हुए, सब कुछ बताया गया है, टेंशन मत लीजिए, सब पूरा फिरोज शाह तुगलक वंश के बारे में सब कुछ बताया गया है। और भैया मतलब पूरी डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे ना, अभी उसको सबको डाल देंगे ना, तो समझिए वीडियो जो है वो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी इसी वीडियो में, और आप ओवर एज हो जाएंगे। फिर शिकायत हमसे करोगे, सर जी इतना काहे पढ़ा दिए, हम ओवर एज हो गए। तो हम नहीं चाहते हैं आप ओवर एज हों, तो इसीलिए जो है ये है प्रैक्टिस वीडियो, कंप्लीट देखना। टाइम है आपके पास 6 महीने का, तो बढ़िया जाके देखिए। नहीं समझ में आ रहा तब भी देखिए, क्योंकि कोई एग्ज़ाम आपका मान लीजिए 4 से 5 महीने बाद लगा है, तब आप कंप्लीट सिलेबस करिए। अभी तो क्या है कि बस घटना चक्र से प्रैक्टिस मान लीजिए। तो 300 नगरों का निर्माण आपके फिरोज शाह तुगलक ने कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार जो कि हरियाणा में, फिरोजपुर, जौनपुर यूपी में, फिरोजाबाद, चूड़ियों नगर, ये सब थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ, 150 पुलों का निर्माण कराया। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एक दला का नया नाम आज़ादपुर तथा पेडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रख दिया था। समझो बात को। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार कौन था, मलिक गाजी सहना। मलिक गाजी सहना दीवाने बिजारत के सम्मुख रखा जाता था।
जो भवन वो निर्माण करवाता था, प्रत्येक भवन की योजना, तो उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने वजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। ठीक, प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। ठीक, प्रथम नहर जो थी वो 150 मील लंबी थी, समझी। 5 बड़ी नहरों का इसने निर्माण करवाया था। दूसरी 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक। चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक। पाँचवीं यमुना से फिरोजाबाद तक। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए कि भैया पानी पीना तो कुआं ये रहा, पी लीजिए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों, 30 झीलों का भी निर्माण करवाया। मतलब बहुत अच्छा इंसान था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान बना। तो जिसने भी सिंचाई कर लगाया सबसे पहले वो आपका फिरोज तुगलक था, याद रखना। हक के सर्व नाम का सिंचाई कर लगाया था। तो कभी पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा सिंचाई कर लगाया, तो ऑप्शन देगा हक के सर्व एक में, तो लगा देना। किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हक के सर्व क्या है? तो सिंचाई कर है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, मतलब एक ही लाइन में आपको 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देते थे। भैया अगर शाही जो नहर है उसका पानी आप यूज कर रहे हैं अपनी सिंचाई के लिए, तो 10 किलो अनाज हुआ तो 1 किलो भैया दान देकर आइए आप सरकार को। फिरोज तुगलक ऐसा था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इससे पहले देखो, ब्राह्मणों पर जजिया कर मुक्त किसने रखा था? आपके मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। इसने कहा नहीं, जो है हम जो है ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा देंगे, तो इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फूलों की गुणवत्ता सुधारने का भी काम किया। मतलब फूलों की गुणवत्ता के ऊपर किसने काम किया? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से उठा कर ले आया और दिल्ली में लाया। ठीक, दिल्ली के अंबाला में लगा दिया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को ठीक दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के बाद पुनः स्थापित कराया गया। देखिए, जो मेरठ एवं टोपरा जो स्तंभ लाया था मेरठ और टोपरा में, ठीक, तो टोपरा वाले स्तंभ को फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट है, और जो मेरठ वाला स्तंभ है वो हिंदू राव अस्पताल के पास में, समझ लीजिए बात को बस। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था, समझिए, चाहता था सिस्टम बने। अब देखिए, 1394 से 1412 का सिस्टम आ गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक था कौन? नसीरुद्दीन महमूद। ये आपका तुगलक वंश का आखिरी शासक था। ठीक, इसका शासनकाल 1394 से 1412। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। ठीक, जौनपुर की स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक, पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसीरुद्दीन महमूद को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य का शासन किया। नसीरुद्दीन दिल्ली में रहा, नुसरत शाह फिरोजाबाद में था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान संत मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन आता है कि तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो उस समय कौन सा वंश चल रहा था? तो तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश का कौन सा शासक था? तो नसीरुद्दीन महमूद उस समय शासक थे ये भैया। ठीक, और 1398 में ये आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का।
ये कथन इसी प्रकार है कि प्रचलित शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी तैमूर के आक्रमण में। देखिए 1412 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तुगलक वंश का अंत भी हो गया। ठीक। और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज खां को पराजित कर दिया। खिज खां ने पराजित कर दिया दौलत खान को। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। ठीक। खिज खां तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। देखिए 1412 में ही ख़त्म हो गया था आपका तुगलक वंश, लेकिन 2 साल का टाइम पीरियड इधर उधर उलझा रहा, तो कहीं कहीं 1414 आ जाए लास्ट तो लगा दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, समझिए बात को। और फिर सैयद वंश की नींव पड़ी, और सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक चलता है, और खिज खां इसका पहला शासक होता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, जब इतना कर ही लिया है तो काहे नहीं क्वेश्चन आंसर कर लें। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? भैया बता दो कौन सा बना? गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। समझो बात को, पढ़ लो, इसमें क्या दिक्कत, लो पढ़ लो, वो पाउस करके पढ़ लीजिए। 29 अवसरों 29 बार जो है मंगोलों आक्रमण को रोका था किसने? आपके इन्हें। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के 13वीं शताब्दी में पहला शासक होने का श्रेय। देखो नहर किसने सबसे पहले खुदवाई थी? तो नहर खुदवाई सबसे पहले किसने? नहर बनवाने का काम जो सबसे पहले शुरू किया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहरों का काम शुरू किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। याद रखना, ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आते फंसाते हैं, इसीलिए डालते हैं लोग। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये फंसाने वाला क्वेश्चन कि नहरों का निर्माण शुरू किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई किसने? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने। और कितना कर लेते थे? 1/10। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो तुगलक वंश ने। पूछो कैसे? देखो 1206 से 1090 तक आपका चला है गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक चला है आपका खिलजी वंश, ये 84 चला, और ये चला आपका 1290 1320, 30 साल चला, और 1320 से 1414 तक आपका ये जाता है। ठीक, अब जोड़ लो 80 10 90 94 साल। तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश चला, उसके बाद आपका ये चला है आपका गुलाम वंश 84 साल के करीब। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपका ये खिलजी वंश 30 साल चला है, और सैयद वंश 26 साल चला है, और जो है 1451 से 1526। तो तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा लोधी वंश। समझिए बात को, सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन किया वो बहलोल लोधी ने ही किया है। ठीक, वो हम बताएंगे आगे। तो तुगलक वंश आप लगा लीजिए, ये देख लीजिए, आपको पढ़ा भी देते हैं भैया। 1206 से 90। ठीक, खिलजी 1290 से 1320, 1451 1526। ठीक, तो यही समझिए बात को। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, भैया यही बात बार बार बता रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक, समझिए बात को। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो जब सही पढ़ के आओगे ना तो दीवाने को ही मतलब कृषि विभाग किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। सही पढ़ के क्वेश्चन आंसर करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद रख दी थी बस। ओके, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था? यहाँ नहीं है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इधर होगा। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। पीसीएस में आ समझे, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। कौन सा पहला सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया? भैया मोहम्मद बिन तुगलक। चलो ओके, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा? भैया मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वो किसी को सुनता उनता नहीं था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया।
मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका देश के साथ व्यापार में वृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो भैया ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। ऐसा अफ्रीकी कुछ नहीं, ये सही है बस, तो सी हो जाएगा आपका। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही, एकदम सही, असफल ही रही। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका सिस्टम है कि ए और आर दोनों सही और आर ए सही की व्याख्या करता है, क्योंकि उचित नियंत्रण नहीं था, सिंपल सी बात है, मतलब नियंत्रण कोई नहीं था। हाँ, जो छाप रहा है छापने दो, नकली सिक्का बना रहा फर्जी वाली मुंह बिकता रहा, वही सिस्टम है बस, और कुछ नहीं। ये सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, मूर देश का यात्री इब्न बतूता जो था अफ्रीकी मोरक्को का था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आया था आपका 1333 से 47 में, याद रखना। मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता कहाँ से आया? तो भैया मोरक्को से आया, ठीक है। मोरक्को किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने, ठीक, ये भी याद रखना। जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट द्वारा अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, तो वो कहाँ दफन हैं? कहने का मतलब ये, तो नालंदा में दफन है। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुग़ल शासक जो थे यूसुफ शाह चक थे, और मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किए गए थे। तो निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में बिहार में हुई। होल ये आगे का क्वेश्चन है, आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ लिया आपने, कोई दिक्कत हो गई क्या? कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा आएगा, ज़्यादा सिलेक्शन लेंगे। होली त्यौहार में कौन भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें क्या पूछना है, इसीलिए जो है बरनी चढ़ा रहता है, कैसे इंसान है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से, प्रजा को? भैया मोहम्मद बिन तुगलक की ही इतनी बेइज्जती लोग कर सकते हैं, और किसकी करेंगे? औरंगजेब की करेंगे। जो सीधा होता है थोड़ा ना, उसी की बेइज्जती होती है, बस इतना समझ लीजिए। तो बेइज्जती मत करवाई, सीधे बिल्कुल मत बनना। जब भी बनो गुंडा टाइप इंसान बनो, बिल्कुल सीधा, सिधाई वाला ज़माना नहीं है। जो ज़्यादा बोले, इबिर तिबिर करे ना, ठोक दो उसे बस, ज़्यादा कुछ से किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अभी पढ़ाई कर लो, ठोकने का काम बाद में कर लेना, मतलब क्या मतलब, अभी लड़ाई झगड़ा करने, पढ़ लो, एक पोस्ट ले लो, उसके बाद जो है पैसा जो है वो सबको जो है हिला के रख देता है। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक, सीधा आदमी था ना। सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, सिस्टम समझिए, फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी, याद रखना। सबसे ज़्यादा नहर इसी ने बनवाए थे, ये भी याद रखना। हिसार और ये सब शहरों का निर्माण भी इसने किया था। बेरोजगारों के शहर दिल्ली में सुल्तान ने रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक लगा दो बस। दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी दीवाने खैरात भी इसने खोला था, ठीक, और आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, चलिए, सबसे अधिक गुलाम किसके शासन काल में थे? तो देखो, जिसको ज़्यादा पैर वैर मिलवाना होता था वो एक ही इंसान था, ठीक, वो फिरोज शाह तुगलक। 1 लाख गुलाम थे। दीवाने बंदगान नाम से एक विभाग था जो इन गुलामों की देख रेख करता था, समझे। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बलबन ने अपने सेना के घोड़ों के दागने की पद्धति शुरू की गई थी, ठीक। हुलिया प्रथा इसने शुरू किया था, ठीक, घोड़ा दागने की प्रथा नहीं थी, हुलिया प्रथा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उनके चाचा बैठ गए, नहीं भैया। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग, हाँ, दीवाने बंदगान, याद रखना, याद रखना। घोड़े दागने की प्रथा देखो बलबन ने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया प्रथा जो है वो आपके बलबन ने शुरू की थी, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई था ये फिरोज शाह तुगलक, ये भी याद रखना।
लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो भैया PWD की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी याद रखना, सब याद रखना है। ये पढ़ाई भी याद रखना है, उसको भी याद रखना है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, वो आपको कुछ नहीं दिलवाएगी, वो आपके पास जो है वो लेकर चली जाएगी। तो इसलिए पढ़ लो, पढ़ने से बहुत कुछ मिलेगा। उसकी आंखें पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस नौटंकी मिलेगी, दर्द, तकलीफ़, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत मिलेगी। तो ये सब सोचिए, आप अपना भविष्य बनाइए, कोई किसी का होता होता नहीं है, समझिए बात को। तो दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन है भैया? फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहर निर्माण किसने शुरू किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। IAS में आ चुका है, समझो बात को। हक के सर्व नामक सिंचाई कर भी किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया है? फिरोज शाह तुगलक। बस ज़्यादा सोचिए मत। हक के सर्व सिंचाई कर किसने लगाया है? तो भैया फिरोज शाह तुगलक। ओके। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक, इसी ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ रखा था। फलों की गुणवत्ता का सुधार जो किया वो भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। समझिए बात को। टोपरा मेरठ के 2 स्तंभ कौन उठा लाया? भैया फिरोज शाह तुगलक उठा लाया। ठीक, समझो बात को। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? भैया यही हैं, फिरोज शाह तुगलक। बस ज़्यादा मत सोचिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे सब मिलेगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? अनुवाद की दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे को बेहतर समझें, तो फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किसने की थी? ये भी फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा एक था भैया, एक खैराती अस्पताल था कि यहाँ आइए, दवा कराइए और अपने घर जाइए, फ्री में दवा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ कौन था? नसरुद्दीन महमूद था, फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका नसरुद्दीन महमूद था। और इसी के समय पे आया था कौन? 1398 में तैमूर लंग, जो कि आपके हैं सैफ अली खान के बेटे। मतलब ये वाले तैमूर लंग नहीं, जो सैफ अली खान के बेटे हैं, वो अभी पैदा हुए हैं, ठीक, वो लिबिर कर रहे हैं। ये जो है वो वाले हैं जिनके ऊपर तैमूर का नाम इन्होंने रखा। तो इनको जो है हम होते दौड़ा दौड़ा मारते, लेकिन हम उस समय थे नहीं। दिक्कत यही बात हो गई, और कोई बात हुई नहीं दिक्कत। चलिए देखिए, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं। तैमूर ने किसके समय पे? तो नसीरुद्दीन महमूद के समय पे किया था, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, छोड़िए। 1398 में किया था, ये भी सही है, बस लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के समय किस वंश का स्थापना? तो ये तुगलक वंश। ओके, चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बढ़ते रहो, बस हो गया है। क्रमबद्ध लगाना है, देखिए क्रमबद्ध हम लगाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का नाम सुना है आपने? वही याद करो, याद करो पुरानी बातें, रजिया सुल्तान वाली। ज़बरदस्ती गद्दी पे कौन बैठता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में। ओके। फिरोज शाह तुगलक को तो आप जानते ही हैं, ये कब बैठते हैं गद्दी पे? 1451 में बैठते हैं, ठीक, 1451 में। आलम शाह, अब देखो 1236 तो हो गया, इससे पहले वाले मुबारक खां आलम, तो एक तो यही हो जाएगा। 2 मुबारक खां, 3 एलिमिनेशन मेथड लगा लो, क्योंकि 2 के बारे में पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, एक पहले हो जाए, क्योंकि इससे पहले तो बस कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश यही आते हैं, तो इन दोनों को तो कोई चांस है नहीं। तो पहले मैंने ये ले लिया, पहला ये आ गया। दूसरा फिरोज शाह तुगलक 1451, तो बीच में तो कोई आएगा ही, तो 1 2 और 3 4, तो आपका सी हो जाएगा सिस्टम। चलिए देखते हैं, ये देखो मुबारक खान 1316 से 1320 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। ये आपके कौन होते हैं? मुबारक शाह खिलजी को ही मुबारक खान लिख दिया गया कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को।
तो समझिए बात को। जिसने खुद को खलीफा घोषित कि मैं ही खलीफा हूँ, समझो बात को बस। तो ये ख़त्म हो चुका है आपका। आप लोगों से भैया रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि नहीं करेंगे ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगा नहीं। अब आप लोग ऐसा दिखाने लगते हैं कि हम नहीं करेंगे, मतलब आप जो है मुगले आजम बन जाते हैं और हमें अनारकली समझने लगते हैं। कर दो भैया, कहा जाएगा, एक लाल बटन दबाना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। कोई ज़मीन प्रॉपर्टी आपके कागज़ नहीं मांग रहे हैं हम, बस एक लाल बटन दबाने की रिक्वेस्ट, अनुनय विनय सविनय निवेदन आपसे कर रहे हैं भैया। भाई बहन हैं आप सब लोग हमारे, तो कर दीजिए बस, चैनल को प्रमोट कर दीजिए। आप ही का चैनल है, हमारा चैनल नहीं, आप ही का चैनल, इसे आगे बढ़ाना है आपको बस। तो चलते हैं फिलहाल, और रिक्वेस्ट है उन्होंने बिना सबने नहीं देता भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।